नमस्कार। आज के इस विस्तृत चर्चा में सीधे विषय पर आते हैं। किसी भी बच्चे का विकास सिर्फ उसके शारीरिक लंबाई या वजन बढ़ने तक सीमित नहीं होता। यह उससे कहीं ज्यादा गहरा और दिलचस्प है। अगर हमें वाकई एक संवेदनशील और प्रभावी शिक्षा प्रणाली बनानी है तो मनोवैज्ञानिक विकास के 4 सबसे अहम स्तंभों को समझना बिल्कुल जरूरी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इन मूल विचारों की गहराई में उतरते हैं। हमारे सामने ये एक स्पष्ट रूपरेखा है, एक तरह का रोड मैप। इसमें हम बाल मनोविज्ञान के 4 महान विचारकों पियाजे, वाइगॉत्स्की, कोलबर्ग और एरिक्सन के विचारों को खंगालेंगे और फिर देखेंगे कि क्लासरूम में इनका असल प्रभाव क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं मस्तिष्क की, और यहाँ जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत हमारी मदद करता है। पियाजे का मानना था कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं है, वे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। वे दुनिया में जो भी देखते या अनुभव करते हैं उसे अपने दिमाग में खास तरीके से सहेजते हैं। इसे समझने के लिए स्कीमा नाम के शब्द को देखना होगा। आसान भाषा में कहें तो ये स्कीमा हमारे दिमाग की फाइलिंग कैबिनेट या अलमारियों की तरह है, जहां हर नया अनुभव एक खास फोल्डर में जाकर सेव हो जाता है। अब यहां सीखने या अनुकूलन की 2 बहुत ही दिलचस्प प्रक्रियाएं काम करती हैं। पहली है आत्मसातकरण, मतलब कोई नई जानकारी मिली और उसे दिमाग के पहले से मौजूद किसी फोल्डर में आराम से फिट कर दिया। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब स्थिति बिल्कुल नई हो। तब होता है समायोजन। इसमें दिमाग को पुरानी सोच बदलकर एक पूरी तरह से नई फाइलिंग कैबिनेट तैयार करनी पड़ती है। ये सब रातों रात तो होता नहीं है, है ना? ये अलग अलग समय सीमाओं में होता है। जन्म से लेकर 2 साल तक छोटे बच्चे सिर्फ अपनी इंद्रियों और हरकतों से दुनिया को समझते हैं। फिर 2 से 7 साल की उम्र में भाषा और कल्पना की उड़ान शुरू होती है। 7 से 11 साल तक आते आते वे तर्कों को समझने लगते हैं और 11 साल के बाद तो अमूर्त और वैज्ञानिक सोच पूरी तरह से आकार ले लेती है। शिक्षा की दुनिया में ये विचार एक बड़ा बदलाव लाया है, क्योंकि ये रटने के बजाय बच्चे को केंद्र में रखकर सीखने पर जोर देता है। लेकिन ठहरिए, हर सिद्धांत की तरह इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। ये इस बात को लगभग नजरअंदाज कर देता है कि समाज और संस्कृति का बच्चे पर कितना गहरा असर होता है। साथ ही ये मान लेना कि सभी बच्चे एक ही गति से सीखेंगे थोड़ा अव्यावहारिक लगता है। हर बच्चा अलग होता है ना। और यहीं से हम अपने दूसरे स्तंभ की ओर मुड़ते हैं, समाज। लेव वाइगॉत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगॉत्स्की ने एक बहुत ही शानदार बात कही। उनके मुताबिक सीखने का असली जादू अकेले कमरे में नहीं होता, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD में होता है। ये जोन क्या है? ये उस काम के बीच का फासला है जो एक बच्चा बिना किसी मदद के कर सकता है और वो काम जो वो थोड़े से सही मार्गदर्शन के साथ कर गुजरने की क्षमता रखता है। इसी फासले को पाटने के लिए जो मदद दी जाती है उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इसे बिल्कुल साइकिल के उन छोटे ट्रेनिंग पहियों की तरह समझें। जब तक कोई साइकिल चलाना सीख रहा होता है तब तक माता पिता या शिक्षक ये सहारा देते हैं, और जैसे ही संतुलन बन जाता है वो ट्रेनिंग पहिए हटा दिए जाते हैं और बच्चा खुद आगे बढ़ निकलता है। इस नजरिए से पूरी क्लास का माहौल बदल जाता है। यहाँ मिलजुल कर सीखने पर बहुत जोर है और शिक्षक अब सिर्फ लेक्चर देने वाले नहीं बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक बन जाते हैं। हालांकि एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि समूह पर इतना ज्यादा फोकस करने से कभी-कभी किसी एक बच्चे की अपनी खास पहचान या जरूरत छिप सकती है। और हाँ, वाइगॉत्स्की की इन बातों को लैब में मापना थोड़ा मुश्किल जरूर है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे स्तंभ की तरफ, नैतिकता। लॉरेंस कोलबर्ग और उनका नैतिक विकास का सिद्धांत। ये बहुत ही दिलचस्प है कि सही और गलत की हमारी समझ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बचपन के शुरुआती दौर में नैतिकता सिर्फ सजा से बचने या अपने निजी फायदे तक सीमित होती है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम उस दौर में आते हैं जहां समाज की तारीफ पाना और बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन करना सबसे जरूरी लगने लगता है। लेकिन सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचकर फैसले समाज की भलाई, न्याय और मानवता के उन उसूलों पर होने लगते हैं जो सबके लिए बराबर हैं। स्कूलों के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। क्लासरूम में अगर सही मुद्दों पर वाद विवाद हो तो बच्चों की इस नैतिक सोच को बहुत निखारा जा सकता है। लेकिन इसकी एक बड़ी कमी भी है। हम सभी जानते हैं कि सिर्फ कागज पर सही बातें सोचना या तर्क देना असल जिंदगी में सही काम करने की गारंटी नहीं लेता। कथनी और करनी में अक्सर अंतर होता है। इसके अलावा अलग अलग संस्कृतियों में नैतिकता के मायने भी अलग अलग हो सकते हैं। और अब बात करते हैं हमारे चौथे और बेहद खास स्तंभ की, पहचान और भावनाएं,
एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। एरिक्सन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि उन्होंने बताया कि हमारा विकास सिर्फ बचपन में जाके रुक नहीं जाता। ये तो जन्म से लेकर बुढ़ापे तक चलने वाला एक लंबा सफर है, और इस सफर के हर पड़ाव पर एक नई भावनात्मक चुनौती हमारा इंतजार कर रही होती है। सोचिए, एक छोटे से शिशु को सबसे पहले अपने माता पिता पर भरोसा करना सीखना होता है। फिर किशोरावस्था की वो उथल-पुथल जहां अपनी पहचान बनानी होती है, और फिर जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर अपनी पूरी जिंदगी को देखकर एक संतुष्टि या निराशा का भाव पैदा होता है। शिक्षकों के लिए यह सिद्धांत किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। यह सिखाता है कि बच्चों के अंदर चल रहे इन संघर्षों को समझना और उन्हें एक सुरक्षित, सकारात्मक माहौल देना कितना जरूरी है ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़ सके। लेकिन फिर वही बात आती है कि दुनिया भर की हर संस्कृति में जीवन के ये चरण बिल्कुल एक ही तरह से लागू नहीं होते, और उम्र की ये सीमाएं हमेशा पत्थर की लकीर नहीं होती। अब समय आ गया है इन सभी मोतियों को एक धागे में पिरोने का। शैक्षिक प्रभाव और संश्लेषण। मस्तिष्क, समाज, नैतिकता और हमारी अपनी पहचान, ये कोई अलग अलग डिब्बे नहीं हैं। ये तो एक ही खूबसूरत विकासात्मक तस्वीर के आपस में बुने हुए धागे हैं। कोई भी एक अकेला सिद्धांत पूरी कहानी नहीं बता सकता, लेकिन जब पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और एरिक्सन के इन विचारों को एक साथ मिला दिया जाए तो एक ऐसा शानदार और पूर्ण ढांचा तैयार होता है जो बच्चों की बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक हर जरूरत को एक साथ पूरा कर सकता है। तो इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। आज की हमारी आधुनिक कक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था को देखकर क्या लगता है? क्या वे सच में इस तरह से डिजाइन की गई हैं जो एक बच्चे के विकसित होते मस्तिष्क, उसकी भावनाओं और उसकी चेतना के हर एक हिस्से को पोषित कर सकें? क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली इन सभी मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरी तरह से पूरा कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस गहरे विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।